हेलो फ्रेंड्स, प्रोनाउन लेक्चर 7 में आज हम करेंगे वो वर्सेस वो। आप लोग जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी हो या ख़त्म कर चुके हो, रिवीजन मोड में हो, ठीक है ना। तो मेरा ये आपसे दावा है, आपने जब भी ये तैयारी करी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी, तो आप कहीं ना कहीं वो वर्सेस वोम के कंसेप्ट में अटके जरूर होंगे। ठीक है, आप में से मैं मानता हूँ कि 50% के अराउंड लोगों को वो वर्सेस वोम का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो वर्सेस वूम को क्या करते हैं, ट्रिक से याद कर लेते हैं और उसी तरीके से इसको यूज़ करते चलते हैं। बट ट्रिक बच्चों हमेशा कामयाब नहीं रहती है, इसलिए आपका कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो आप हमेशा अपनी रेस में सबसे आगे हो। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी आपको वू वर्सेस वूम का कंसेप्ट समझाना, कि आपको डिटेल में समझ आए कि ऐसा कि वू कहाँ पे आता है और वूम कहाँ पे आता है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं अभी। वू विल कम टू सेव यू। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वू विल कम टू सेव यू, आपको बचाने कौन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो सकता है जो इसका आंसर आए क्या होगा, जो सुन रहा है, जिसको आप बोल रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है आपको आंसर मिले कि हाँ भाई मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। ठीक है ना, हो सकता है बोलेगा क्या, मैं बचाने आऊँगा। हो सकता है दो से ज़्यादा लोगों ने सुनी हो आपकी बात, ठीक है ना, आपके बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, बोलेंगे यार हम आएंगे तुम्हें बचाने। ठीक है, हो सकता है ऐसी सिचुएशन में फंसे हो तुम लोग कि कोई पर्टिकुलर बंदा है। ठीक है, तो सपोज राम। तो ये जो सारे वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, सब्जेक्टिव केस लिखे हैं। आई भी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। वी भी क्या है, सब्जेक्टिव केस। और किसी का नाम भी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो इसका आंसर हम कैसे कहेंगे, आई वी या राम विल, सेम टू सेम, विल कम, चलो पूरा लिख देते, कम टू सेव यू, आप ऐसे कहेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ से हमें क्या समझ आया है। अब देखते हैं हम, वोम डिड यू गिव द मनी। अभी आप क्वेश्चन करते हैं वोम डिड यू गिव द मनी, तो क्या क्या कहेंगे आप, आई गेव द मनी टू। अब आप कहेंगे कि हाँ भाई आपको तुमको दी है। ठीक है, किसी का नाम ले दोगे या क्या कहोगे, देम, उनको दिए। तो यहाँ पे जितने भी ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के। कौन से केस है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और ये जो जो भी वर्ड थे, ये कौन से थे, सब्जेक्टिव केस के वर्ड्स थे। ठीक है, तो देखो जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना, और आपको आंसर कौन देता है, सब्जेक्टिव केस देता है। ठीक है, जब भी आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं किसी से और आपको आंसर कौन देता है, सब्जेक्टिव केस देता है, तो यानी कि वहां पे क्या आता है, वो आता है। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने पूछा वो विल कम टू सेव यू, तो आपने आंसर किया आई वी राम। ठीक है, तो यहाँ क्या सब्जेक्टिव केस से आंसर किया है, तो यानी कि वो का आंसर कौन करता है, सब्जेक्टिव केस, यानी कि वो को कौन रिप्लेस करता है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, वो किसके लिए आता है, सब्जेक्टिव केस के लिए आता है। ठीक है, अब वूम पे आ जाते हैं। ठीक है, अब वूम डिड यू गिव द मनी, आई गेव द मनी टू यू राम या देम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या बताता है, जो वूम है हमारा किसके लिए आता है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए आता है। ठीक है, और ध्यान रखना है, ये वू हो या वूम हो, दोनों ही किसके लिए आते हैं, पर्सन के लिए आते हैं। दोनों ही किसके लिए आते हैं, पर्सन के लिए आते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि वू सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करता है, वूम किसको रिप्लेस करता है, ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करता है। ठीक है, कुछ हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, आपको और क्लियर होगा अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वू, वूम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो वूम। तो क्वेश्चन पूछना है हमें कि लास्ट कुकी किसने खाई। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछना है लास्ट कुकी किसने खाई। तो जब भी इसका आंसर होगा तो हम बोलेंगे कि मैंने, क्या बोलोगे आप, मैंने, या किसी का नाम लो दोगे, राम ने, ठीक है, या हमने, आप यही करोगे या कुछ और यूज कर लोगे इसी जगह। तो इसका हु एट द लास्ट कुकी, इसका आंसर जो आपको देगा, कौन देगा, सब्जेक्टिव केस देगा। कौन देगा इसका आंसर, सब्जेक्टिव केस देगा। तो इसलिए इस फिलअप में जो आएगा वो क्या होगा, वो। ठीक है, हमें जो भी लिखा है यहाँ सेंटेंस, वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना है और उस क्वेश्चन का आंसर जानना है कि जो आंसर आ रहा है वो सब्जेक्टिव केस में आ रहा है या ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। अगर आंसर सब्जेक्टिव केस में आएगा तो यहाँ पे वो आएगा, अगर आंसर आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो वो आएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, देखते हैं। आपने
पार्टी में किसको इनवाइट किया, ठीक है। तो क्या बोलोगे, आई इनवाइटेड टू द पार्टी, जिसका भी आप लेना चाहोगे, ठीक है ना। तो आप किसी का नाम लेना चाहोगे यहाँ पे कि मैंने पार्टी में इसको इनवाइट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वो, ठीक है। इसका आंसर जो मिलेगा हमें एंड में मिलेगा, ठीक है ना। आई इनवाइटेड टू द पार्टी यू, या किसी का नाम लेना चाहोगे तो हमें कहाँ मिलेगा इसका आंसर, एंड में मिलेगा। तो एंड में जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस बनता है, तो उससे क्या आ गया यहाँ पे whom हो गया। ओह, यहाँ तो गड़बड़ी हो गई। चलो भाई साहब कोई बात नहीं, गड़बड़ होगी, इसको यहीं से समझ लो। डैश इज गोइंग, ठीक है, ये भूल जाओ, मैंने आंसर गलती से लिख दिए यहीं पे पहले से, ठीक है। कहते हैं कोई नहीं, मिल जाएगा आपको आंसर, समझेंगे आप इससे। तो वो इज गोइंग टू द मूवीज टू नाइट, ठीक है। तो आप इसका आपने क्वेश्चन करा वो इज गोइंग टू द मूवीज टू नाइट, तो इसका आंसर कैसे कहोगे। आपसे जब भी कोई पूछेगा तो फटाक से क्या बोलोगे कि मैं जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, मैं जाऊंगा। तो इसका आंसर आपको सब्जेक्टिव केस से मिलेगा क्या, या बोलोगे हम जाएंगे मूवी आज। तो जैसे ही आपसे कोई पूछेगा कि मूवी के लिए आज कौन जाएगा, तो आप फटाक से बोलोगे कि मैं जाऊंगा, ठीक है। आपको कौन लगता है कि बेस्ट कैंडिडेट है, ठीक है ना। आई थिंक द बेस्ट कैंडिडेट इज, आप कैसे बोलोगे, आई थिंक, इस सेंटेंस से हम आप बनाओगे जब, तो आई थिंक, ठीक है, राम इज द बेस्ट कैंडिडेट, आप ऐसा बोल सकते हो। तो जो राम बना है क्या बना है, वो ऑब्जेक्ट बना है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, वूम आ जाएगा, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि सीईओ कंपनी का कौन है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे कह सकते हो, आई भी कह सकते हो, ठीक है ना, किसी का नाम कह सकते हो, वी कह सकते हो, किसी का कुछ भी कह सकते हो, जो भी होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये किससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जब भी आप बोलोगे तो ये इससे बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू राम, ठीक है ना। ऐसे आपने बोल दिया तो राम क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये बुक किसने लिखी, ये बुक किसने लिखी, आप बोलोगे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, तो मुंशी प्रेमचंद क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा, ठीक है। दे चूज फॉर द जॉब, ठीक है ना। इसका आंसर आप कैसे बनाओगे, दे चूज फॉर द जॉब, ठीक है। किसी का जब भी नाम लिखोगे तो वो लास्ट में आ जाएगा, तो वो ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा, तो वूम, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में वो वूम हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें देखना है कि जो उसका आंसर है किस कौन दे रहा है, सब्जेक्टिव केस आंसर दे रहा है तो वो लगा देंगे, अगर ऑब्जेक्टिव केस आंसर दे रहा है तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, वूम लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है ना, वो विच डैट आ गया हमारा, ये सारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये दो काम करते हैं, रिलेट भी करेंगे आपको, और किसका काम करेंगे, प्रोनाउन का काम भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कैसे काम करता है, यहाँ पे सेंटेंस समझते हैं। इसको करने से पहले एक मिनट रुकिए, मैं आपको दो सेंटेंस लिखवा दूं। द मैन who is standing here is my uncle। मैंने आपके सामने क्या लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, द मैन हु इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल। तो आपको सबसे पहले मैं छोटा सा फंडा बता दूं, यहाँ बता देते हैं कि कोई भी सेंटेंस के लिए जरूरी क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब होना मैंडेटरी होता है, ऑब्जेक्ट हो ना हो हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर हमें क्या जरूरी होता है, एक सब्जेक्ट जरूरी होता है और एक वर्ब जरूरी होता है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ यही जो है एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट है या ना है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे द मैन हु इज स्टैंडिंग हेयर इज माई अंकल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके सब्जेक्ट और वर्ब को बांटने लग जाऊंगा, छांटने लग जाऊंगा, ठीक है। क्या काम करना है, पहला सब्जेक्ट को अलग करना है और वर्ब को अलग करना है उसकी। द मैन, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, वर्ब भी एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, द मैन, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब आ गई इज, ये वर्ब हो गई V1, ठीक है ना, स्टैंडिंग है पूरी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो एक ही इसको काउंट करेंगे, V1 हो गया, ठीक है। हेयर इज, ये वर्ब हो गई 2, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर आपने क्या करा, सब्जेक्ट को अलग करना है और वर्ब को अलग करना है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट अलग करा द मैन,
ठीक है, और इज आ गया था यहाँ पे V1 मान लिया इसको, और दूसरी वर्ब आ गई थी V2। ठीक है, अब एक सेंटेंस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ब अकेली नहीं होती या सब्जेक्ट अकेला नहीं होता। ठीक है, मतलब क्या है कि वर्ब जैसे इस सब्जेक्ट को इसकी वर्ब मिल गई स्टैंडिंग, द मैन इज स्टैंडिंग। ठीक है, अब इस वर्ब को इसका सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? ठीक है, इस वर्ब को इसका सब्जेक्ट यहाँ मिल गया, इस वर्ब को इसका सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो वो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्टिव केस का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे। ठीक है, अब इस वो ने क्या करा, एक तो रिलेट कर दिया, एक क्या काम करा, रिलेट कर दिया। यहाँ पे जो आदमी यहाँ खड़ा है रिलेशन का काम हो गया, और दूसरा क्या कर दिया, प्रोनाउन बन के इसने सब्जेक्ट का काम कर दिया। ठीक है, इसने क्या करा, एक तो रिलेट का काम कर दिया इस सेंटेंस में, एक पर्सन को रिलेट कर दिया खड़े होने से, और दूसरा काम क्या करा, प्रोनाउन का काम कर दिया। प्रोनाउन का काम बन के प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो इस वर्ब का क्या बन गया, वो सब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो आया है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही इज द मैन विद, वो आएगा या वूम आएगा, पंकज लीव्स। ठीक है, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ही इज द मैन विद वू या वूम पंकज लीव्स। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा है, सब्जेक्ट और वर्ब को छांटना है। ये हो गया S1, ये हो गया V1, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पंकज क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट 2, और ये इसकी वर्ब होगी V2। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखोगे बच्चों, तो सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, बैलेंस है। जितने वर्ब है उतने ही क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है। तो जब जितने ही सब्जेक्ट और उतने ही वर्ब हो हमारे पास, तब हमारे पास क्या, किसकी जरूरत, अब सब्जेक्ट की तो जरूरत है नहीं हमें कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चाहिए, नहीं, तो हमें किसकी जरूरत हो जाती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे काम क्या आता है, वूम आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस की फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हमें बैलेंस करना होता है वर्ब्स को और सब्जेक्ट्स को। इस वर्ब का हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे क्या है, वो आया है। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, बैलेंस थी, इसलिए क्या आता है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था। अब ये ध्यान रखिए, पूरे एरर्स में यही चलेगा। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करना। पहले आप ये जो दो सेंटेंस लिखे हैं मैं आपको बताता हूँ। द पर्सन क्या हो गया, सब्जेक्ट 1, ध्यान से करेंगे, सब्जेक्ट 1 हो गया। अब आई मेट, अब यहाँ पे पर्सन क्या है, द पर्सन पहला सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्ब, ये इसकी क्या होगी, वर्ब 2 हो गई। येस्टरडे, ठीक है, वॉज, एक और वर्ब आ गई। ठीक है ना, अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपका जो S1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, S1 यहाँ पे लिखा है, तो जरूरी नहीं है ऐसा कि इसका V1 आपको यहीं मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं होगा कि इसका V1 आपको यहीं मिल जाए, हो सकता है सेंटेंस के एंड में भी V1 हो। ठीक है, क्यों, द पर्सन वॉज वेरी नाइस, ये जो वॉज है इसी के लिए तो है। ठीक है ना, ये किसी और के लिए थोड़ी ना है, तो द पर्सन वॉज वेरी नाइस, ये हो जाएगा हमारा V1। ठीक है, और आई मेट, मैं जिससे मिला था, ये V2, इसका S2 है। ठीक है, तो द पर्सन, अब यहाँ पे हम देखेंगे S1 और V1 बैलेंस हो गया, S2 और V2, यानी कि सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। तो द पर्सन, आंसर क्या हो जाएगा, वूम। क्या आंसर हो जाएगा, वूम। क्यों, क्योंकि सारी वर्ब्स ने सब्जेक्ट को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, रोहन हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, S1 हो गया, सब्जेक्ट 1 हो गया। स्कोल्ड, ये इसकी वर्ब हो गई। ठीक है ना, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिमरन क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 हो गया, और सिमरन को फेल्ट भी हो गया, तो ये V2 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्रोकन। ठीक है, हेल्पिंग और मेन वर्ब आ गई एक और हमारे पास, ये होगी हमारी V3। ठीक है, अब आ गया हमारे पास V3। हमारे पास इस V3 को बैलेंस करने के लिए सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, हमारे पास इस V3 को बैलेंस करने के लिए सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ेगी, ना कि ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब हमें क्या करने हैं, काउंट करने हैं। सब्जेक्ट और वर्ब अगर बैलेंस है तो वहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। अगर बैलेंस नहीं है तो वहां पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस के लिए वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये कुछ एरर्स वो लिखे हैं, कोशिश कीजिएगा पॉज करके खुद अटेम्प्ट करिए इनको।
ठीक है, मैं तो बता ही देता हूँ। मे यहाँ पे हो गया हमारा S1, नो हो गया हमारा V1। ठीक है, अब आई हो गया हमारा S2, स्पीकिंग या M लगा दो आप, हमारा हो गया V। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट तो वर्ब क्या है, बैलेंस है हमारा। तो सब्जेक्ट तो वर्ब बैलेंस है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, वूम आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, वूम। सब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं है ना, हमें तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा केस आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हम नहीं लगा सकते। अगर सब्जेक्टिव केस लग गया तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं द बॉय। ये क्या हो गया हमारा S1। अब देखो इसकी वर्ब यहाँ नहीं है, यहाँ पे हो गया S2 और V2, ठीक है। देयर मेड द बॉय who you see, ठीक है, देयर मेड। अब मेड क्या होगी हमारी, द बॉय में, ठीक है। मेड होगी हमारी वर्ब 1, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें क्या है वो वहीं मिले, तो ऐसा नहीं होता। कहीं पे भी हमें उसकी क्या कहते हैं वर्ब मिल सकती है, लास्ट में मिल सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे S1 S2 V1 V2 बैलेंस हो गया, ठीक है। आप देखेंगे द बॉय सब्जेक्ट हमारा ये है, इसकी वर्ब हो गई मेड यू, और ये हो गया एट द लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस है, तो द बॉय वो की जगह क्या हो जाएगा, वूम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं द टीचर वाले सेंटेंस में। द टीचर हो गया हमारा S1, एडमायर्स हो गया हमारा V1, ठीक है, इसका वर्ब हो गया। एज राहुल, एडमायर्स राहुल, ठीक है, एज ही, ये हो गया हमारा S2, ये हो गया हमारा V2, ठीक है। ऑलवेज एडमायर्ड, ठीक है, ये होगी हमारी वर्ब V3, ठीक है। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, सब्जेक्ट वर्ब बैलेंस, ये बैलेंस V3, ये V3 हमारा क्या है, बैलेंस नहीं है। अरे यहाँ पे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं लिखा, विच, हाँ सॉरी, ये तो ना विच, यहाँ पे मैंने विच लगा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, S1 V1 बैलेंस हो गया, S2 V2 बैलेंस हो गया, V3 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे विच लगा दिया था मैंने, कंफ्यूजन होगी थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो। इस वर्ब 3 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्टिव केस चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया S1। हेड, ये क्या हो गया, V1 हो गया। 4 सन्स, ठीक है, ही हमारा S2 हो गया। लव्ड हो गया V2। तो S1 V1 S2 V2 बैलेंस हो गया, तो बैलेंस हो गया तो वूम कहना यहाँ पे एकदम ठीक है, ठीक है। मिस्टर ठाकुर सब्जेक्ट हो गए, ये हो गया V1 हो गया। हेल्प्स, ठीक है, यहाँ पे हेल्प्स क्या होगी, V2 हो गई। मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक, ठीक है। अब V1 के लिए तो यहाँ S1 है, ठीक है, मगर हेल्प्स V2 के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगा देंगे, जो कि क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस एकदम ठीक है हमारा, मिस्टर ठाकुर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वो इस हिसाब से तो ठीक है, मगर एक और लॉजिक आ गया यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट आगे एक स्लाइड में समझाता हूँ। यहाँ देखिए विच, यहाँ पे आएगा विच, वो नहीं आएगा। मगर आप सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या है, वो ठीक लग रहा है आपको, मगर यहाँ वो नहीं आएगा। एक और कंसेप्ट आ गया हमारा विच। विच जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। विच किसके लिए आता है हमारा, नॉन लिविंग्स के लिए आता है। और दूसरा जब हमें पॉइंट आउट करना हो, जब हमें क्या करना हो, पॉइंट आउट करना हो, तो क्या आएगा, विच आएगा। तो विच का ध्यान रखना, विच का यूज आ गया यहाँ पे। विच का यूज होता है हमारा जब नॉन लिविंग की बात हो, और या बात हो जब पॉइंट आउट करने की। तो मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूजिक, यहाँ तो हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना। कौन हेल्प कर रहा है, म्यूजिक हेल्प कर रहा है उसको रिलैक्स करने के लिए। मिस्टर ठाकुर नहीं हेल्प कर रहा है, वो इंसान हेल्प नहीं कर रहा है। तो यहाँ ये गड़बड़ हो गई थी कि कौन हेल्प कर रहा है, म्यूजिक हेल्प कर रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग हो गया, तो वो की जगह क्या होएगा यहाँ पे, विच होगा, ठीक है। अगर आप सेंटेंस पढ़ लेंगे और ये वर्ब जरा जान लेंगे किसके लिए आ रही है, ठीक है ना, तो आप बैलेंस कर लेंगे। S1 V1 तो बैलेंस था, ये V2 हमारी किसके लिए है, अगर ये लिविंग के लिए होती, ठीक है ना, अगर ये लिविंग के लिए होती तो यहाँ वो आना ठीक था।
मगर ये लिविंग के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, म्यूजिक के लिए है, जो कि क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है कोई, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, विच आना एकदम सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द हॉर्स हु वॉन द रेस, ठीक है। अब देखो सेंटेंस में आपने पढ़ा स्टार्टिंग में क्या आ गया, हॉर्स आ गया, ठीक है, जिसने रेस जीती, तो आपको सब्जेक्ट या वर्ब काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में कि जो विच है वो नॉन लिविंग के लिए आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो की जगह क्या आ जाएगा, विच हो जाएगा, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ, ठीक है, फोर्सेस फार्मर्स, ठीक है। अब फार्मर को फोर्स किया गया है कि वो अपने प्रोड्यूस क्या करे, सेल करे लाइसेंस डीलर्स को। किसने फोर्स किया है, ठीक है ना, इस वर्ब को किसने फोर्स किया है, ठीक है, किसने, लॉज ने। तो लॉज कैसा है हमारा, ठीक है, नॉन लिविंग है, तो इसलिए यहाँ पे वो ना आके क्या आएगा, विच आएगा। तो आपको सेंटेंस में जानना पड़ेगा कि जो वर्ब है, ठीक है ना, जो जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आ रही है वो किसके लिए आ रही है, ठीक है। पिछले हम केसेस में देखें तो यहाँ पे क्या था, ये वर्ब किसके लिए आ रही है, सब्जेक्टिव केस के लिए आ रही है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब किसके लिए आ रही है, उसी अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, वो विच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या नॉन लिविंग के लिए है, तो यहाँ पे क्या लगाना बेटर बेटर रहा मेरे लिए, विच लगाना, ठीक है। द कैंडिडेट हैज अपील्ड फॉर डोनेशंस, ठीक है, फ्रॉम यंगर वोटर्स वू, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं वू विल यूज टू डिफ्रे कैंपेन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखो वू के बाद क्या हो गया, ये वर्ब आई, ठीक है। अब ये जो वर्ब आई है ये किसके लिए आई है, ये डोनेशन के लिए आई है, ठीक है, कि डोनेशन से ही क्या होगा, एक्सपेंसेस को वेयर करा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोनेशन को रेफर करा गया है, इसलिए वो ना आके कैंडिडेट्स के लिए नहीं आया, वो किसके लिए आया, डोनेशंस के लिए आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, विच, ठीक है। दिस इज द हाउस whose demolition is confirmed, ठीक है। अब जरा ये कंसेप्ट समझ लेते हैं हम। आपके साथ दिखेगा आपको पॉजेसिव केस, कहाँ बताऊं, यहीं बता देते हैं, यहाँ ही बताता हूँ। आपको दिखेगा पॉजेसिव केस, ठीक है। आपको अगर दिखे पॉजेसिव केस और वो पॉजेसिव केस या तो लिविंग का होगा या होगा नॉन लिविंग, ठीक है। यहाँ पे पजेशन तो क्या है, दिस इज द हाउस हुज डिमोलिशन इज कंफर्म, जिसका टूटना क्या है, कंफर्म है, आप पजेशन बता रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, लिविंग। आपका अगर पजेशन बताना है, अगर लिविंग है, नॉन लिविंग है, ठीक है, और आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, तो अगर लिविंग के लिए क्या होता है, वूज प्लस में पजेशन, ठीक है ना, क्या होता है लिविंग के अंदर, वूज प्लस पजेशन, और नॉन लिविंग के क्या होता है, पजेशन प्लस में ऑफ प्लस विच, ठीक है। अगर आपको पजेशन बताना है और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, अगर पजेशन के अंदर आपका जो पजेशन है वो लिविंग है, तो आप यूज करेंगे वूज प्लस में पजेशन। अगर नॉन लिविंग है तो आप यूज करेंगे पजेशन प्लस ऑफ प्लस में विच। अब देखो यहाँ पे क्या है, किसका डिमोलिशन कंफर्म है, हाउस का। अब जो हाउस है वो क्या है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट दिस इज द हाउस तक यहीं तक चलेगा, डिमोलिशन पजेशन ऑफ पहले आ जाएगा ना, डिमोलिशन ऑफ विच इज कन्फर्म, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो आपको वो विच वो में मैंने डिफरेंस समझा दिया है, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। ये थे हमारे स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो, ठीक है, वो हमेशा आंसर करता है सब्जेक्टिव केस को, वो हमेशा करेगा ऑब्जेक्टिव केस को, ठीक है। हमें क्वेश्चन करना है, अगर आंसर हमें सब्जेक्टिव केस से मिल रहा है तो वो आ जाएगा, अगर आंसर हमें ऑब्जेक्टिव केस से मिल रहा है तो वो आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा हमें क्या होता है, वर्ब्स को बैलेंस करना है, ठीक है, जितनी वर्ब्स है उतने ही सब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि whom लगा देंगे हम। अगर जितने सब्जेक्ट के जितनी वर्ब्स हैं उसके अकॉर्डिंग वह सब्जेक्ट नहीं है, तो हमें सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए होता है, जो कि जैसे कि यहाँ था, ठीक है ना। तो पूरा कंसेप्ट यही है। और इसके बाद अगर आपका जो भी है क्या कहते हैं, नॉन लिविंग के लिए यूज करना है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन नॉन लिविंग के लिए यूज करना है तो विच यूज करेंगे, अगर किसी को पॉइंट आउट करना है तब यूज करना है तो विच यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डेट का यूज करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में।